नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। पिछले दिनों ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता संसद में गूंजी थी। आज किसी दूसरे संदर्भ में फिर से ये पंक्तियां याद आ रही हैं। फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मुहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, फिर अपना क्या। सदियों से ये सवाल पूछने वाले अब अपना हक मांगते दिख रहे हैं। जी हाँ, हम बात पिछड़ों की कर रहे हैं। अब राजनीति में पिछड़ों की जोर आजमाइश की बारी है। यूं तो पिछड़ों और ओबीसी पर दांव पार्टियां काफी वक्त से खेलती आई हैं, लेकिन जब से बिहार में जातिगत सर्वे के नतीजे सामने आए, तब से पिछड़ों को अपना बनाने के लिए सरगर्मी तेज हो गई है। शुरुआत तो नीतीश कुमार ने की थी। बिहार में जातिगत सर्वे कराकर उन्होंने अपने सियासत के बुझते चिराग को एक बार फिर से जलाने की कोशिश की है। फिर ये सियासी चिंगारी तमाम राज्यों में फैलती जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को मिलाकर पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 63% से ज्यादा है। वहीं राज्य में सवर्ण 15.5% के आसपास हैं। ये बिहार की बात हो रही है। बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए जातिगत सर्वे के नतीजे कोई चौंकाने वाले नहीं हैं, लेकिन ये बेहद अहम जरूर हैं। जातीय जनगणना का एक ही सियासी मकसद यूं दिखाई देता है कि ओबीसी का आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग को लोकसभा चुनाव में जोरदार ढंग से उठाकर ओबीसी का वोट हथियाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की सीमा तय की हुई है, फिर भी राजनीतिक दल सीमा को लांघने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आरक्षण के तमाम वायदे किए जा रहे हैं। इतिहास के संदर्भ में यदि देखें तो भारत में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी। उस समय भारत की आबादी 25 करोड़ 38 लाख थी। तब से ही हर 10 साल पर जनगणना होती रही है। 1881 से 1931 तक जातिगत जनगणना हुई। 1941 में जातियों के आंकड़े जुटाए गए, लेकिन इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। आजादी के बाद 1951 में जनगणना हुई थी। तब सरकार ने यह तय किया था कि सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े ही जुटाए जाएंगे। इसके बाद से ही एससी और एसटी के आंकड़े जारी होते रहे हैं। जातिगत जनगणना की मांग में अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी कूद गई है और अपनी चुनावी लाइन लगातार तय कर रही है और सबके सामने रख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की मांग के साथ साथ आरक्षण में बदलाव की मांग की है। अब हर चुनावी मंच से राहुल गांधी कहते सुने जा सकते हैं कि ओबीसी दलितों को नौकरी और सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। बीजेपी भी अपने हिसाब से सियासी गोटियां बैठाने की कोशिश में लगी हुई है। खास तौर पर चुनावी राज्यों में तो ओबीसी आरक्षण अहम मुद्दा बन गया है। कोई भी इसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। बहरहाल बहस तेज है। जो जातिगत जनगणना के समर्थन में है वो कहते हैं कि इससे नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। वहीं जो इसके विरोध में है उनका कहना है कि समाज को बांटने वाला कदम है ये। जातिगत जनगणना की मांग आखिर क्यों हो रही है? इसका सियासी गणित क्या है? किसे फायदा होगा और किसे नुकसान? हम आज के इस प्रोग्राम में इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष पिछड़ों पर राजनीति। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी और विपक्ष के बीच सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों विपक्षी गठबंधन के अगुआ रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है, उससे सियासत में अगड़ा बनाम पिछड़ों की लड़ाई और तेज हो गई है और इसका साफ तौर पर असर देखा जा सकता है। वहीं बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तीर से दो निशाने लगाने का काम किया है।
बिहार में जाति सर्वे के आंकड़े जारी होने के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। सर्वे के नतीजों से नीतीश कुमार को अत्यंत पिछड़ा वर्ग, गैर यादव यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और महादलितों के बीच खुद को मजबूती से स्थापित करने में मदद मिलने की संभावना है। सर्वे के मुताबिक राज्य में 36.1% के साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसके बाद ओबीसी 27.12% है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा 14.26% के साथ यादवों के पास है। इस जंग में ओबीसी वोट बैंक पर सबकी नजर है, क्योंकि जातीय जनगणना से साफ पता चल रहा है कि ओबीसी वोट बैंक जिसके खाते में जाएगा सरकार उसी की बनेगी। यही वजह है कि हाल के दिनों में पक्ष हो या विपक्ष, सबकी पहली पसंद ओबीसी ही है। इसे आप शिफ्ट भी मान सकते हैं दलित वोट से ओबीसी की ओर। देखिए रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी दांव चल दिया है। जिस जाति जनगणना पर खूब सियासी बवाल मचा हुआ है, अब उनकी रिपोर्ट जारी हो गई है। बिहार में किस जाति की कितनी संख्या है, इसका खुलासा नीतीश सरकार ने कर दिया है। बिहार राज्य में हुई गणना के अनुसार पूरे बिहार की जनसंख्या 13,7,25,310 है। बिहार में हुई जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछड़ा वर्ग 27.13% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है। यानी दोनों को मिला दिया जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा 63% ओबीसी है। 19% से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है। अनुसूचित जाति के अंदर महादलितों में आने वाले मुसहरों की आबादी 3% है। वहीं सामान्य वर्ग 15.52% है, जिसमें भूमिहार की आबादी 2.86%, ब्राह्मणों की आबादी 3.66%, राजपूतों की आबादी 3.45%, जबकि कायस्थों की आबादी 0.60% है। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं, उसकी जनसंख्या 2.87% है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जाति के लोगों की आबादी 14% है। वहीं धर्म के आधार पर भी आंकड़े सामने आ गए हैं। इसके मुताबिक हिंदुओं की आबादी 81.99%, मुसलमान 17.70%, ईसाई 0.05%, सिख 0.011%, बौद्ध 0.085% और जैन आबादी 0.0096% है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुताबिक न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर राज्य के सभी धर्म और जातियों की गणना को संपन्न कराया गया है। बिहार की नीतीश सरकार का कहना है कि राज्यों में जातियों की संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगने से आरक्षण के लिए प्रावधान करने और विभिन्न योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं। उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है। जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की मांग कर दी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे दशकों के संघर्ष का प्रतिफल बताते हुए कहा कि अब सरकार की नीतियां और नीयत दोनों ही जाति आधारित सर्वे के इन आंकड़ों का सम्मान करेंगे। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है
आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने नीतीश सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड मांग लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करने की चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि नीतीश बताए कि कितने लोगों को नौकरी दी, लोगों को नौकरी देने का रिपोर्ट कार्ड जारी होना चाहिए। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। देश के सियासत में जाति की ताकत महसूस कर कांग्रेस ने पहले ही इसके समर्थन का ऐलान कर दिया है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में जातीय जनगणना का कार्ड खेला था। उन्होंने कहा था कि देश के सामने एकमात्र मुद्दा जातिगत जनगणना का है। केंद्र की सत्ता में आने के बाद हम सबसे पहला काम जातीय जनगणना कराएंगे। इसीलिए हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं, कौन से कितने जात की आबादी है। नीतीश के जातीय प्रयोगशाला में तैयार फॉर्मूला अब 2024 के चुनाव में कई सियासी दलों को अपनी रणनीति बदलने को मजबूर कर देगा। जाति की आबादी के मुताबिक अब सियासी बिसात के मोहरे फिट किए जाएंगे। अब देखना है कि 2024 में जाति की सियासत में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यूं बिहार सरकार का कहना है कि जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सरकारी योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। साफ है कि बिहार में लगातार कम हो रहे सवर्णों पर किसी भी सियासी दल का ध्यान नहीं है। ऐसे में राज्य की राजनीति में सवर्ण लगातार किनारे किए जा सकते हैं, ऐसी आशंका जरूर दिखाई जा रही है। उधर बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट और जातियों समुदायों की आबादी के आंकड़े जारी होने के बाद से इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। सियासत का केंद्र ओबीसी वोट बैंक बन गया है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक में विपक्षी दल जातिगत पॉलिटिक्स का एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं, जिसके लिए चाहे जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, जातिगत आरक्षण का हो या फिर रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का, सब कुछ जात पात की राजनीति को नजर में रखकर किया जा रहा है। यही हालिया सर्वे की सियासी त्रासदी भी है। इस त्रासदी को आप कैसे झेलेंगे, आप ये सोचते हुए इस रिपोर्ट को देखिए। – 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में हुए जातीय जनगणना की रिपोर्ट ने सियासत को गर्म कर दिया है। इस सर्वे में बिहार में ओबीसी की आबादी 63% बताई गई है। बिहार की कुल आबादी 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है। इसमें सामान्य वर्ग की आबादी महज 15.52% है। ऐसे में अब देश में ओबीसी की सियासत शुरू हो गई है। बिहार में सर्वे के बाद अब विपक्ष की तरफ से देश भर में जातीय सर्वे कराने की मांग उठाई जा रही है। विपक्ष का तर्क है कि इससे आबादी के हिसाब से पिछड़ों को उनका हक मिल सकेगा। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। जबकि जातीय सर्वे का बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन विरोध कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि विपक्ष जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटना चाहता है। कांग्रेस के नेता कहते हैं
जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। इन तमाम सियासी दांव पेच के बीच बिहार में हुए जातीय सर्वे के तरीकों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि सर्वे में धांधली की गई है। नीतीश सरकार दावा कर रही है कि घर घर जाकर सर्वे किया गया है, लेकिन कई लोगों ने आरोप लगाए हैं कि उनके घर सर्वे करने कोई आया ही नहीं। फिर सर्वे कैसे हो गया? वहीं इस पर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी सवाल उठाए हैं। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने जातीय गणना के आंकड़ों को गलत करार दिया है, रिपोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इसको लेकर बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय गणना की, जो रिपोर्ट जारी की है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वे तेली साहू समाज के संयोजक हैं। बिहार के सभी जिलों में अपने समाज के लोगों से बात की है। जानकारी मिली कि पूरे बिहार में कई जगहों पर तेली साहू समाज के मोहल्ले और टोलों की गिनती नहीं हुई है। सर्वे टीम उन इलाकों में पहुंची ही नहीं है। सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर को जातीय गणना प्रकाशित की गई है। कहीं कहीं मोहल्ले, कहीं कहीं टोले की गिनती छुटी है। तेली साहू समाज बिहार में 2.81 नहीं है। इससे ज्यादा है कि हमारी गणना दोबारा से कराई जाए। वहीं केंद्र सरकार ने सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में भी आरक्षण देने की बात कही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी। केंद्र ने बताया कि सरकारी विभागों में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्तियों में SC, ST, OBC आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्थायी पदों पर इस आरक्षण को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल बिहार जातीय गणना की रिपोर्ट और जातियों समुदायों की आबादी के आंकड़े जारी होने के बाद से ही इसको लेकर सियासत जारी है। इस सर्वे के आधार पर देश में मंडल बनाम कमंडल की जंग फिर से छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। बीजेपी को हिंदुत्व पर भरोसा है तो विपक्ष जाति के आधार पर मोर्चा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अब देखना है सर्वे पर मचा सियासी संग्राम 2024 को किस तरह से प्रभावित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जातिगत सर्वे में सामने आए आंकड़ों को देखा जाए तो बिहार में ज्यादातर वर्गों के प्रतिनिधित्व और आबादी के बीच सामंजस्य नहीं दिख रहा। कई समुदायों की आबादी ज्यादा होने के बाद भी उनका प्रतिनिधित्व कम है, जबकि कुछ वर्गों की आबादी कम है लेकिन विधानसभा में उनके विधायकों की संख्या ज्यादा है। जातिगत सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद सियासी दलों को जाति संख्या के आधार पर उम्मीदवार उतारने की चुनौती होगी। मौजूदा समय में बिहार में यादव और सवर्ण विधायकों की संख्या ज्यादा है। अब जाति के अनुपात में टिकट बंटवारे की मांग शुरू हो सकती है, जो कुछ हलकों में शुरू हो भी गई है। वैसे जयप्रकाश नारायण के अनुयायी उनके इस विचार को शायद भूल गए हैं कि जिसे दशकों पहले जननायक कहा गया था। उन्होंने कहा था कि इस देश में लोकतंत्र के सबसे प्रबल शत्रु जातिवाद और छुआछूत ही हैं। उनके भूल जाने से ही शायद एक और हलचल मच रही है राजनीति में, जहां जाति की प्रधानता हो गई है। खैर, जयप्रकाश को तो क्या लोग गांधी तक को भूलने लगे हैं, तो क्या ही कहा जा सकता है। उधर जातिगत सर्वे में कानून का पेंच वैसे पड़ा हुआ है। मामला पटना हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां बिहार सरकार को देश की सबसे बड़ी अदालत से राहत मिली। जातिगत जनगणना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से किसी तरह के दखल देने से मना कर दिया। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम किसी भी राज्य के काम पर रोक नहीं लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि नीतिगत मामलों पर फैसला लेने पर किसी भी सरकार को रोकना गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया और कहा है कि राज्य सरकार जातीय आंकड़ों की निजी आंकड़े जारी न करे। सुनवाई जनवरी 2024 तक के लिए स्थगित की गई है, लेकिन इस बीच
इसकी रोटी खूब सेके जाने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ रहा इस मामले पर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में जातीय सर्वेक्षण पर चल रही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में अदालत ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि राज्य सरकार जातीय आंकड़ों के निजी आंकड़े जारी ना करे। इसके साथ ही जातीय सर्वेक्षण के जारी आंकड़ों पर रोक लगाने से भी सर्वोच्च अदालत ने इनकार किया है। जस्टिस राजीव खन्ना और जस्टिस SBN भट्टी की खंडपीठ इस मामले में दायर याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है। इस मामले पर अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा किए गए जाति आधारित सर्वेक्षण की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई जनवरी 2024 तक के लिए स्थगित कर दी है। विशेष रूप से कोर्ट ने राज्य पर जाति सर्वेक्षण पर कार्य करने से रोक लगाने के लिए रोक या यथास्थिति का कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SBN भट्टी की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि हम राज्य सरकार या किसी भी सरकार को निर्णय लेने से नहीं रोक सकते। पटना हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को जाति आधारित सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फैसले को बरकरार रखा। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में बताया गया कि राज्य सरकार ने राज्य में जातीय सर्वेक्षण कराकर उनके आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। इसमें जातीय आधार पर हुए सर्वेक्षण में विभिन्न जातियों की संख्या का ब्यौरा दिया गया है। इसमें कोर्ट को बताया गया है कि जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों में बहुत तरह की विसंगतियां हैं। बहुत सी ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि बिना ठोस सर्वेक्षण किए आधा अधूरा आंकड़ा जारी कर दिया गया। बहुत सी जातियों की संख्या का पूरा ब्यौरा तक नहीं दिया गया। इससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इससे पूर्व पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जातीय सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लंबी सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा है। 1 अगस्त 2023 को पटना हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला राज्य सरकार के पक्ष में सुनाते हुए राज्य सरकार को जातीय सर्वेक्षण जारी करने की अनुमति दे दी। चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया था। एक याचिका दायर कर कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि जातीय सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। राज्य सरकार ने जातीय सर्वेक्षण का आंकड़ा 2 अक्टूबर 2023 को जारी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई जनवरी 2024 में किए जाने का निर्णय दिया। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उन्नीस के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आरक्षण पर लगाई गई 50% की सीमा पर बहस को सर्वे के आंकड़े तेज कर सकते हैं। कई राज्यों में आरक्षण की इस सीमा को लांघा गया है। अदालत ने राज्यों की ओर से इस सीमा का उल्लंघन करने की कई कोशिशों को रोका भी है। मामला विचाराधीन है। वहीं बिहार में जाति सर्वेक्षण के नतीजे JDU और RJD को नए सिरे से पिछड़े वर्ग की लामबंदी का मौका दे सकते हैं और भी दल पिछड़ों की सियासत को भुनाने के मूड में दिख रहे हैं और अब तो विपक्ष देशव्यापी जाति जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव तक बनाता दिख रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि चूंकि केंद्र सरकार चाहती नहीं कि सबको समान रूप से उनके हक की चीजें मिले, इसलिए जाति जनगणना नहीं हो रही है। केंद्र सरकार इस पर क्या करेगी ये हम आगे देखेंगे, लेकिन एक सर्वे में किस तरह से जाति के तूफान को तूल दिया है इस पर हम थोड़ा और गौर करेंगे। जब हम बात मंडल की करने की सोच रहे हैं तो शायद आपके सामने बहुत सारी तस्वीरें आ रही होंगी उन सभी लोगों के सामने जिन्होंने मंडल के दौरान तमाम खबरों को देखा होगा, किस तरह से नवयुवा अपने आप को आग लगाकर मर रहे थे, किस तरह के आरोप लग रहे थे। राजीव गोस्वामी का चेहरा भी आपके सामने आ रहा होगा। बहरहाल बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष के इंडिया गठबंधन के हौसले इस वक्त बुलंद दिख रहे हैं। विपक्ष की इंडिया गठबंधन को यकीन है कि वो जाति के हथियार से चुनावी धर्मयुद्ध में बीजेपी को परास्त करने में कामयाब हो जाएगा।
वहीं बीजेपी हिंदुत्व के सहारे 2024 की वैतरणी पार करने के जुगत में लगातार लगी हुई है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की घोषणा की गई है। आयोजन को भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है ताकि इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाया जा सके। बीजेपी धर्म से जाति की काट ढूंढ रही है। कुल मिलाकर अभी जो सियासी माहौल बन रहा है, इस माहौल ने 2 दशक से अधिक समय बाद मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई के लिए एक मंच जरूर तैयार कर दिया है। जातिगत सर्वे के आंकड़े बिहार में नई सियासी लड़ाई को हवा दे सकते हैं। ये आंकड़े बीजेपी के हिंदुत्व और कल्याण के एजेंडे के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। कैसे होगा, आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में। 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए तैयार है। युद्ध की रेखाएं खींची जा चुकी है। सियासी हथियारों को धार दी जा रही है। बीजेपी को हिंदुत्व, राम मंदिर, महिला आरक्षण और यूनिफॉर्म सिविल कोड का भरोसा है, जबकि बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद है। इंडिया गठबंधन को यकीन है कि वो जाति के हथियार से चुनावी धर्म युद्ध में बीजेपी को परास्त करने में कामयाब होगी। बिहार में हुई जाति जनगणना के अनुसार पूरे बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.13% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है। यानी दोनों को मिला दिया जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा 63% ओबीसी है। 19% से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई। अनुसूचित जाति के अंदर महादलितों में आने वाले मुसहरों की आबादी 3% है। वहीं सामान्य वर्ग 15.52% है, जिसमें भूमिहार की आबादी 2.86%, ब्राह्मणों की आबादी 3.66%, राजपूतों की आबादी 3.45%, जबकि कायस्थों की आबादी 0.60% है। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं, उसकी जनसंख्या 2.87% है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जाति के लोगों की आबादी 14% है। यानी बिहार में सबसे ज्यादा 63% ओबीसी है और अब इसी वोट बैंक के लिए जंग छिड़ गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की कल्पना साकार हुई, जबकि नीतीश की सरकार ने ही बिहार में तमाम अड़चनों के बावजूद जाति जनगणना को अंजाम दिया है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन 63% ओबीसी वोट बैंक के बूते 2024 में सत्ता का दावा कर रहा है। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। राहुल गांधी भी कई मौकों पर ओबीसी को उसका हक दिलाने की बात करते रहे हैं। राहुल गांधी अपनी चुनावी रैली में जितनी आबादी उतना हक की बात कर रहे हैं। राहुल सत्ता में आने पर पूरे देश में जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। इसीलिए हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा, और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं, कौन से कितने जात की आबादी है। वहीं बीजेपी हिंदुत्व के सहारे 2024 की बैतरणी को पार करने की जुगत में है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की घोषणा हो गई है। आयोजन को भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है ताकि इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाया जा सके। बीजेपी धर्म से जाति की काट ढूंढ रही है। तभी तो पीएम ने आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को जाति में बांटकर देश को बांटना चाहती है। अभी जो सियासी माहौल बन रहा है, इस माहौल ने 2 दशक से अधिक समय बाद मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई के लिए मंच तैयार कर दिया है। मंडल मतलब राजनीति की वो धारा जो वीपी सरकार के बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद शुरू हुई। जनता पार्टी सरकार ने इस आयोग का गठन किया था। 5 सदस्यीय कमीशन ने
अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से पहचानी गई जातियों के लिए अलग कोटे की सिफारिश की थी। मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर अनुमान लगाया था कि देश की आबादी में 52% हिस्सेदारी ओबीसी की है। इस वर्ग को नौकरियों और उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण दिया जाना था। ये वो समय था जब बीजेपी राम मंदिर अभियान पर थी। राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए बीजेपी के आइडिया का उद्देश्य था जाति विभाजन को खत्म करते हुए बड़े हिंदू समाज को अपने वोट बैंक में बदलना। लेकिन वीपी सिंह के मंडल आयोग वाले कदम ने एक ही समुदाय के भीतर जाति को धर्म के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब मंडल राजनीति का दूसरा अध्याय बिहार से आ रहा है। साल 2019 में बीजेपी की जीत के पीछे ओबीसी वर्ग प्रमुख कारण रहा था। अब जाति जनगणना का श्रेय लेकर विपक्षी पीएम मोदी के इसी वोट बैंक पर कब्जा करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में 2024 में अगर मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई हुई तो इसे ओबीसी के खिलाफ माना जाएगा, जो बीजेपी की सियासत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। 1990 में केंद्र की तब की वीपी सिंह की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को लागू किया था और इसे मंडल आयोग के नाम से जाना गया। इसने देश में ओबीसी की 52% आबादी होने का अनुमान लगाया था। हालांकि मंडल आयोग ने ओबीसी आबादी का जो अनुमान लगाया था उसका आधार 1931 की जनगणना ही थी। मंडल आयोग की सिफारिश पर ही ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण का कोई आधार वैसे नहीं है। बहरहाल कांग्रेस भी समय के साथ अपने प्लान लगातार बदल रही है, खासकर चुनावी मौसम है उसको देखते हुए। पार्टी ने हैदराबाद के कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक में अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव किया है। पार्टी ने तय किया है कि आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाई जाए, यानी कि अब कांग्रेस भी ओबीसी राजनीति करने का मन बना चुकी है। जहां तक आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने की बात है, कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने 2023 के कर्नाटक के कोलार की रैली में जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया था और अब राहुल गांधी ने रैली में कहा कि 2011 में यूपीए सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी, उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाने चाहिए। जाहिर है कि कांग्रेस अपनी ओबीसी नीति को धारदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। कांग्रेस की नीति पर नजर डालते हैं इस खास खबर में। कांग्रेस का मिशन ओबीसी। ओबीसी को साधने का कांग्रेसी प्लान तैयार। ओबीसी को आरक्षण का लॉलीपॉप। चुनाव में ओबीसी पर बड़ा दांव। पीएम मोदी के फॉर्मूले पर ही कांग्रेस बीजेपी को हराने का प्लान बना रही है। इसके तहत कांग्रेस अब दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय को साधते हुए ओबीसी वोटों को जोड़ने का खाका तैयार कर रही है। आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने की डिमांड के पीछे भी कांग्रेस की ओबीसी राजनीति है। पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ये निर्णय भी लिया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो केंद्र की सत्ता में आती है तो राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराई जाएगी। ये भी फैसला किया गया कि ओबीसी महिलाओं की भागीदारी के साथ महिला आरक्षण को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा और ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण की अधिकतम सीमा को कानून के माध्यम से खत्म किया जाएगा। खड़गे ने बैठक में दिए अपने अध्यक्षीय भाषण में सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जाति आधारित जनगणना के विषय पर मौन रहने का आरोप लगाया है। जाति जनगणना करने से मालूम होगा इसमें कौन से तबके के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, लैंडलेस है, अशिक्षित है, ये सब बाहर आएगा। इसीलिए ये हम करके रहेंगे। यानी जो सोनिया जी वायदा किए थे, राहुल जी वायदा किए थे, उसको निभाने का काम मैंने किया है आपके दुआ से।
तो ये करते रहेंगे। पार्टी के लिए हम जो करना है वो करते हैं। बैठक के बाद राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि कार्य समिति ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के भविष्य के लिए जरूरी है। मगर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि ओबीसी के लिए आपने किया क्या। उनका लक्ष्य डिस्ट्रैक्शन का है, और आप देखना डिस्ट्रैक्शन करने के बहुत और तरीके निकालेंगे आने वाले समय में। एक के बाद एक डिस्ट्रैक्शन करने के तरीके दिखेंगे आपको। देश का जो धन है, देश के जो एसेट्स हैं, क्या वो इन लोगों के हाथ में भी हैं या नहीं? देश के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है? ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है। सियासी बढ़त लेने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस सरकार बनते ही जाति जनगणना कराई जाएगी। कांकेर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाती है तो हम बिहार की ही तरह राज्य में भी जाति जनगणना कराएंगे। आज मैं यहाँ खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूँ, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई रहेगा। आगामी चुनाव में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी कांग्रेस ने अपने 4 में से 3 ओबीसी मुख्यमंत्रियों को दी है। साथ ही कांग्रेस लगातार बीजेपी को ओबीसी विरोधी होने का दांव भी चल रही है। कांग्रेस ने झारखंड और छत्तीसगढ़ में राज्य सरकारों ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया, लेकिन राज्यपाल ने उसे रोक दिया। कांग्रेस इसे भी चुनावी मुद्दा बता सकती है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से ओबीसी समाज बीजेपी का कोर वोट बैंक बन चुका है। बीजेपी ने 2014 में नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके ओबीसी वोटों का भरोसा जीतने में सफल रही है और अपना एक मजबूत वोट बैंक बनाया है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति के लिहाज से ओबीसी काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट। अठारह की क्रांति के बाद भारत की स्वतंत्रता के लिए देश में बढ़ती एकता से घबराए अंग्रेजों ने समाज में फूट डालने के लिए जातीय भेदभाव की कूटनीति अपनाई थी। उसी आधार पर उन्होंने जातीय जनगणना करवाई भी थी, लेकिन कांग्रेस और गांधी जी के भयंकर विरोध के कारण 1931 के बाद जातीय जनगणना बंद हो गई थी। उसके 70 वर्ष बाद 2004 में बनी मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने गठबंधन सहयोगियों के दबाव में जातीय जनगणना फिर से शुरू की। 2011 में मनमोहन सरकार ने जाति आधारित जनगणना के कुछ आंकड़े जुटाए थे, लेकिन बाद में इन अधूरे आंकड़ों को जारी नहीं किया गया। खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में कहा था कि जातीय जनगणना के आंकड़े अभी अधूरे हैं, जहां पर कांग्रेस की कहानी को विराम लगा था। कांग्रेस की अब वहीं से नई पहल करने की कोशिश है। बहरहाल जातिगत सर्वे का मुद्दा उठाकर विपक्ष को लगता है कि उन्होंने बढ़त हासिल कर ली है, पर राजनीति में जातियों का वोटिंग पैटर्न इतना उलझा हुआ है कि इतनी आसानी से नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता। मध्य प्रदेश और राजस्थान में दोनों मुख्य पार्टियां ओबीसी को लुभाने में लगी हुई हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि यहाँ जाति सर्वे का मुद्दा चलेगा या कुछ और। आइए चुनावी राज्यों में ओबीसी राजनीति की नफा नुकसान पर नजर डालते हैं। चुनावी राज्यों में ओबीसी की राजनीति। ओबीसी वोट पर कांग्रेस और बीजेपी की नजर। किस पर मेहरबान होंगे ओबीसी वोटर? किससे होगा नफा, किससे होगा नुकसान? चुनावी राज्यों में ओबीसी की राजनीति के कई पेच हैं, जिसे साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस खूब माथापच्ची कर रहे हैं।
राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड खेलने के लिए जाति जनगणना कराने का वादा किया है, मगर मध्य प्रदेश में उन्होंने एक सवर्ण उम्मीदवार को अपना सीएम कैंडिडेट बनाया हुआ है, जबकि उसका मुकाबला प्रदेश में बीजेपी के सीएम से है जो पिछड़ी जाति के हैं। इस तरह राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां का सीएम पिछड़ी जाति का है, जबकि बीजेपी की ओर से किसी को सीएम कैंडिडेट बनाया ही नहीं गया। मतलब साफ है कि चीजें आपस में इतनी गुत्थम गुत्था है कि किसी एक फॉर्मूले से हार या जीत नहीं तय की जा सकती। राजस्थान में ओबीसी की राजनीति यूपी और बिहार की तर्ज पर प्रभावशाली नहीं हो पाई। इसे इस तरह देख सकते हैं कि यूपी और बिहार में पिछड़ों की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करीब 27% मिल रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अब जाकर 27% की सिफारिश की गई। राजस्थान में बीजेपी अलग तरह से चुनाव अभियान चला रही है। प्रदेश में चुनाव अभियान का किसी एक को चेहरा नहीं बनाया गया, 4 अलग अलग टीमों को सौंपा गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि प्रदेश में 45 से 48% जनसंख्या ओबीसी की है, फिर भी वो एक समूह में नहीं, या यूं कहें कि एक झंडे के नीचे नहीं, अंदर ही अंदर बहुत संघर्ष है। इनमें जाट, जड़मा, अंजना, बिश्नोई, जट, सिख हैं। वोटिंग पैटर्न भी अलग अलग तरीके से है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस जाति जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग भाजपा की ताकत रहा। पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार प्रदेश की 50.09% आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की है। चंबल, ग्वालियर और बुंदेलखंड सहित मालवा, भोपाल में पिछड़ी जातियों के गढ़ हैं। यहाँ भी समीकरण साधना होगा। वहीं चुनावी राज्यों में वोटिंग केवल जाति को ही ध्यान में नहीं होने वाली है। वोटिंग का ट्रेंड प्रदेश में महिलाओं पर हो रहा अत्याचार, नौकरियों में नकल माफिया, सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों पर भी निर्भर करेगा। यानी कि ओबीसी के बल पर राजनीति करने वालों की राह आसान नहीं होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो कुछ ऐसा है ओबीसी राजनीति का पूरा ताना बाना। एक बात तो तय है कि अगर ओबीसी पर सियासत होगी तो सत्ता मिलने पर उनके हक को अनदेखा नहीं किया जा सकेगा। राजनीतिक दल अगर पिछड़े और अति पिछड़े समुदायों की राजनीति के दम पर जीतकर सत्ता में आएंगे तो सरकार की ज्यादा से ज्यादा नीतियां भी उन्हीं के हिसाब से तय होंगी। सत्ता में इनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। वहीं बिहार में बीजेपी खराब स्थिति वाली जातियों को लेकर लालू नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है। ऐसे में 33 साल से सूबे की सत्ता के शीर्ष पर काबिज लालू यादव और नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के इस दांव को काउंटर कर पाना मुश्किल हो सकता है। चुनावी राज्यों में भी बिसात अलग बिछ सकती है। ऐसे में देश की राजनीति निश्चय ही नई दिशा ले सकती है। अंत में शायद हमको यही कहना चाहिए कि जातिवाद के तराजू में रखकर मत तोलो मेरा भारत देश। हमारे हृदय में सिर्फ भारतीयता है, भले भिन्न है भाषा, भिन्न है भेष। काश ये हमारे सियासतदान समझ पाते। चलिए, इस उम्मीद में कि हम जाति पाति से ऊपर उठेंगे और विकास की बात करेंगे, नई सोच की बात करेंगे और अपने देश की बात करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।